हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 10 मार्च 2025 मंडे यानी सोमवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों से एज़ यूजुअल एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं, फॉलो करते हैं और कुछ भी आप लोग अगर नया सीख रहे हैं या कुछ आपको अगर हेल्प हो रही है तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो आप लोगों को ही मिलेगा इस सेंस में कि ये जो सेशंस हैं वो इसी तरीके से यूट्यूब पर लंबे समय तक चल पाएंगे। बट उसके लिए हमें आपके साथ और कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें। चलिए अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनकी बात करते हैं। तो ये हमारा आज का न्यूज़पेपर है। फ्रंट पेज पर एक बड़ी ही मैं कहूँगा अच्छी फ़ोटो, एक अच्छी इमेज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इंडियाज़ अनबीटन मार्च, ठीक है ना, क्योंकि आप में से जो लोग खेल में और ख़ासकर क्रिकेट में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो उनको ये बात पता होगी कि भारत जो है, इंडिया जो है, वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2025 का जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है उसका यहाँ पर विनर बन गया है और फाइनल में न्यूजीलैंड को हराया है 4 विकेट से और इंडिया जो है वो बन गया है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का 2025 का विनर। ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो है वो वैसे भी शुरू होने से काफ़ी समय पहले विवादों में थी, क्योंकि पाकिस्तान में ये होनी थी और उसको लेकर विवाद ये था कि इंडिया का कहना था कि हम पाकिस्तान में खेलने जो है वो नहीं जाएंगे और आईसीसी इस टूर्नामेंट को पाकिस्तान में ही कराना चाह रहा था। तो बाद में फिर एक जो है वो बीच का रास्ता निकाला गया कि इंडिया के जो मैचेस थे वो पाकिस्तान के बाहर दुबई में कराए गए और बाकी टीमों के जितने भी मैचेस थे वो सब जो मतलब अदर देन इंडिया जिस मैच में इन्वॉल्व थी वो सारे मैचेस पाकिस्तान में हुए, है ना। तो इस वजह से यहाँ पर ये मतलब ये जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है ये थोड़ा सा विवादों में काफ़ी टाइम पहले से चीज़ चर्चा में थी, लेकिन फाइनली इंडिया ने जो है यहाँ पर अनबीटेबल रहते हुए, यानी कि पूरे के पूरे टूर्नामेंट में जितने भी मैचेस इंडिया ने खेले, इंडिया उनमें से किसी भी मैच में नहीं हारी और विनर यहाँ पर फाइनली बनी है। तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट जो मतलब एक तो ये तो खबर है ही है, बट एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जिससे थोड़ा सा हम लोग मोटिवेशन या इंस्पिरेशन ले सकते हैं, और वो बात ये है जो इंडियन टीम के कैप्टन है ना, रोहित शर्मा, जिन्होंने इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट में इंडिया की टीम को लीड किया और मैं ये कहूँगा कि काफ़ी अच्छे तरीके से लीड किया, तभी यहाँ पर हम लोग विनर बन पाए हैं। कैप्टन का भी जो है वो रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, प्लेयर्स का तो रहता ही है, साथ ही साथ कैप्टन का भी रहता है। लेकिन कुछ समय पहले आपको याद होगा, अभी कुछ समय पहले इंडिया का ऑस्ट्रेलिया टूर था, है ना, और वहाँ पर 5 टेस्ट मैचों की एक सीरीज़ थी। उसमें एक टेस्ट मैच में क्योंकि रोहित शर्मा का जो फॉर्म है वो मतलब ठीक ठाक नहीं चल रहा था, रन्स उनके बल्ले से नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने एक टेस्ट मैच, सिडनी का टेस्ट मैच था, उसमें उन्होंने खुद को ड्रॉप कर लिया था। ड्रॉप कर लिया था मतलब ही वॉज नॉट ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लेइंग 11, ठीक है। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि दुबई में ये बाहर बैठे थे, है ना, क्योंकि उनका फॉर्म अच्छा नहीं था, और यहाँ पर अभी इनकी ही इज़ स्टैंडिंग टॉल इन दुबई, क्योंकि इनका स्टेचर जो है वो फिर से बढ़ गया है। 9 महीने पहले हालांकि भारत ने जो है वो T20 का भी जो वर्ल्ड कप हुआ था कैरेबिया में, है ना, यूएस और कैरेबिया में, वहाँ पर भी वो इंडिया जीती थी और यहाँ पर अब फिर से इंडिया ने 50 ओवर का कोई बड़ा आईसीसी टूर्नामेंट जीता है। हालांकि ये 13 साल के बाद जीता है, क्योंकि इससे पहले 2013 में भी इंडिया ने चैम्पियंस ट्रॉफी ही जीती थी, है ना, 50 ओवर का। उससे पहले 2011 में इंडिया ने 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीता था और अभी जो 2023 में वर्ल्ड कप हुआ था, 50 ओवर का वर्ल्ड कप इंडिया में ही हुआ था वो। हालांकि इंडिया उसमें फाइनल में पहुंची थी, बट फाइनल में पहुंचने के बाद इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी, तो इट वॉज एक हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन थी। सभी भारतीयों का दिल जो है वो उस दिन काफ़ी टूटा था, है ना। तो यहाँ पर हमें ये मतलब ये जो रोहित शर्मा वाली मैं कहानी आपको बता रहा हूँ, इससे हम लोग एक प्रेरणा, एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन ये ले सकते हैं कि जीवन में देखिए उतार चढ़ाव आते रहेंगे,
ठीक है, इनके भी आए हैं, आपके भी आते हैं, मेरे भी आते हैं, सबके आते हैं। ठीक है, कभी भी आपके जीवन का जो कर्व है वो स्ट्रेट नहीं होता। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज बाउंड टू गो, उसमें हाईज भी आएंगे, लोज भी आएंगे। द ओनली थिंग इज़ कि जब आपको सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है, इसको लेकर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है किसने ये शब्द कहे हैं, बट ये शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं कि जब भी, मतलब जीवन में हमेशा आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, ठीक है, सिर्फ इन चीज़ का याद रखना है, चाहे आप अपने हाईएस्ट पॉइंट पर हो या अपने लोएस्ट पॉइंट पर हो। ठीक है, मतलब आपकी ज़िंदगी में कभी कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है, आप तरक्की पर तरक्की किए जा रहे हैं किसी भी फील्ड में है, जैसे आप स्टूडेंट्स हैं तो आप एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, आप एग्ज़ाम्स क्लियर कर रहे हैं, बढ़िया रैंक्स आपकी आ रही हैं, आपने एक पेपर दिया, 2 पेपर दिया, सब आपके क्लियर हो रहे हैं। या कभी ऐसा है कि आप बिल्कुल निचले स्तर पर हैं कि आप पेपर दे रहे हैं बट पेपर क्लियर ही नहीं हो रहे हैं, है ना, 1 साल नहीं हो रहा है, 2 साल नहीं हो रहा है, 3 साल नहीं हो रहा है, तो आपको काफ़ी डिमोटिवेटेड सा फील होता है। तो इन दोनों ही चीज़ों में आपको ध्यान ये रखना है, वो जो शब्द हैं वो ये हैं कि वक्त ये भी गुजर जाएगा। बस इस बात को ध्यान रखिएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आप कभी अपने लोएस्ट स्तर पर हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी ज़िंदगी हमेशा ऐसी नहीं चलेगी, है ना, हर रात के बाद एक सवेरा आता है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में आज अंधेरा है, रात है, तो इंतज़ार कीजिए, सही समय का सवेरा ज़रूर आएगा। और जो व्यक्ति सवेरे में है, यानी कि जो व्यक्ति उजाले में है अपने दिन, अपने जीवन के, उसको लगता है कि मैं अपने टॉप स्तर पर हूँ और मैं हमेशा यहीं पर शीर्ष पर, शिखर पर बना रहूँगा, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उसका वो जो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ से भी कभी ना कभी वो नीचे गिरेगा, बिकॉज इट्स ऑल रिलेटिव। ठीक है, लाइफ हमेशा इसी तरीके से चलती है। तो कभी भी अगर आप निचले स्तर पर हैं तो भी परेशान नहीं होना है। ठीक है, और कभी अगर आप बहुत टॉप पर हैं तो अपने ऊपर घमंड नहीं करना है, क्योंकि वक्त ये भी गुजर जाएगा। ना आप हमेशा टॉप पर रहेंगे, ना आप हमेशा बॉटम पर रहेंगे। इट ऑल गोज़ ऑन एंड ऑन। ठीक है, तो इस बात से हम लोग यहाँ पर ये प्रेरणा ले सकते हैं कि कभी भी, कैसा भी भले ही जीवन में वक्त चल रहा हो, परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। ठीक है, इसको लेकर हालांकि मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी हैं, वो मैं आपको कभी और सुनाऊंगा। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ऐसा सच और कोई न्यूज़ नहीं है, हम लोग सीधे एक्सप्लेन पेज पर ही आएंगे। यहाँ पर भी कोई खास न्यूज़ नहीं है आज। एक्सप्लेन पेज की बात करें तो यहाँ पर हम लोग 2-3 आर्टिकल्स की बात करेंगे। एक है इंडिया की जो ओबेसिटी की समस्या है उस बारे में बात की जाएगी। एक यहाँ पर एक वायरस का जिक्र है, दैट इज़ हंता वायरस, इस वायरस का जिक्र करेंगे। और यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से जो जीएसटी और कस्टम एक्ट्स के अंतर्गत पावर ऑफ अरेस्ट है उसमें कुछ लिमिटेशंस लगाए हैं, तो उसके बारे में बात होगी। 3 आर्टिकल ये है, और एक आर्टिकल हमारे पास सैटरडे का है। हालांकि सैटरडे को दिन हमने सेशन इसलिए नहीं लिया क्योंकि सिर्फ एक ही आर्टिकल था, वो आर्टिकल भी हम लोग आज देख लेंगे, है ना। वो वनवातु के पासपोर्ट को लेकर बात कर रहा है। अब उसका क्या कंटेक्स्ट है पूरा मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल हमारे ये आज के जो 4 आर्टिकल्स हैं वो हमें डिस्कस करने हैं। तो एक एक करके इन आर्टिकल्स को हम लोग देखना शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, कि इंडिया की ओबेसिटी प्रॉब्लम को लेकर। देखो अब ये क्यों कंटेक्स्ट में आया है, हालांकि ओबेसिटी को लेकर कुछ समय पहले भी एक आर्टिकल आया था, है ना, जब लांसेट ने ये डिक्लेयर किया था कि ओबेसिटी को मेजर 2 तरीक़ों से किया जाएगा, या ओबेसिटी को 2 तरीके से कैटेगराइज किया जाएगा। तब भी हम लोगों ने डिटेल में ये बात की थी। लेकिन यहाँ पर ये फिर से कंटेक्स्ट में क्यों आ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार के दिन, ठीक है, ओबेसिटी की बात करी है। ठीक है, और इनका ये कहना है कि कई सारी बीमारियों की जड़, है ना, कई सारी बीमारियों की जो मुख्य वजह है, जो रूट कॉज है, वो यही है, दैट इज़ ओबेसिटी, मोटापा। ठीक है, अब स्पीकिंग एट अ पब्लिक गैदरिंग इन सिलवासा में जो पब्लिक गैदरिंग एक हुई है उसमें इन्होंने इंडियन से इम्प्लोर किया। इम्प्लोर करने का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना, कि वो अपने ऑयल कंजम्पशन को, है ना, कि जो आप ऑयल कंज्यूम करते हैं उसको थोड़ा सा कम करें। और इनका ये कहना था कि 44 करोड़ भारतीय जो हैं वो 2050 तक ओबीज जो हैं वो हो जाएंगे, है ना, ऐसा इनका कहना था।
अब ये जो नंबर या जो संख्या इन्होंने यहाँ पर मेंशन की है वो रिसेंटली जो एक जर्नल है दैट इज़ लांसेट, वहाँ पर जो स्टडीज़ पब्लिश हुई हैं वहाँ से ये नंबर इन्होंने लिया है। एंड दीज कंक्लूड दैट ग्लोबली अ मेजॉरिटी ऑफ एडल्ट्स एंड अ थर्ड ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स विल बी ओवरवेट और ओबीज बाय 2050। तो ये बेसिकली ये चीज़ कंक्लूड करता है कि ये जो स्टडीज़ हैं इन स्टडीज़ में ये कंक्लूड किया गया है कि 2050 तक ज़्यादातर जो एडल्ट्स हैं, है ना, और बच्चों और एडोलेसेंट्स की बात करें तो थर्ड ऑफ मतलब 1/3 बच्चे और एडोलेसेंट और ज़्यादातर एडल्ट्स जो हैं वो 2050 तक या तो ओवरवेट कैटेगरी में आ जाएंगे या फिर ओबीस कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर इन्होंने 2021 का एक डेटा दिया है कि देयर वर नियरली 211 करोड़ ओवरवेट और ओबीस पीपल इन द वर्ल्ड इन 2021। ठीक है, 2021 में ये बताया गया है कि लगभग 211 करोड़ के आसपास ओवरवेट या ओबीस लोग हैं। ठीक है, जो कि टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन का लगभग 45% के आसपास हैं। और इनमें से आधे, लगभग आधे जो ओवरवेट या ओबीस एडल्ट्स हैं वो सिर्फ 8 देशों में रहते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा चाइना में है 40 करोड़ के आसपास, इंडिया सेकंड नंबर पर है 18 करोड़ के आसपास, फिर यूएस है 17 करोड़, ब्राज़ील 8.8 करोड़, रशिया 7.1 करोड़, मैक्सिको 5.8, इंडोनेशिया 5.2 और इजिप्ट 4.1। तो जितने भी ओबीज हैं मतलब 111 करोड़ का आधा आप मान लीजिए 105 करोड़ के आसपास, तो 211 का आधा 105 करोड़ यानी कि वो 105 करोड़ इन 8 देशों में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा चाइना में है, सेकंड नंबर पर इंडिया में है। अब लेकिन ओबीज किसको माना जाता है ना, हु इज़ कंसिडर्ड ओबीज? तो लांसेट की स्टडी जो है वो यूज़ करती है बॉडी मास इंडेक्स को, बीएमआई को। बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकलता है, आप अपना भी निकाल सकते हैं। एक पर्सन का जो वेट होता है, जो वज़न होता है, उसको उसकी हाइट का स्क्वायर, हाइट इन मीटर्स, उसका स्क्वायर करेंगे, वो नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में, और पर्सन का जो वेट है वो ऊपर रहेगा। मतलब मैं इसका अगर आपको फॉर्मूला यहाँ पर लिख दूँ, हालांकि आपको पता होगा ये, बट फिर भी अगर मैं लिख दूँ, अगर आपको अपना जो बीएमआई है दैट इज़ बॉडी मास इंडेक्स अगर कैलकुलेट करना है तो इट इज़ वेरी सिंपल। आपका जो वेट है, ठीक है, आपका जो वज़न है, वजन इन वेट इन केजी, केजीज़ में आप वेट लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे आपकी जो हाइट है। ठीक है, बट दैट हाइट शुड बी इन मीटर्स। ठीक है, हाइट आपको रखनी है मीटर में, ये ध्यान रखें, और इसका कर देंगे आप स्क्वायर। सिर्फ ये जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखा गया है इसका स्क्वायर करेंगे और ऊपर आपका वेट रहेगा। ये जो वैल्यू आपको मिलेगी दिस इज़ नोन एज बीएमआई और बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, आई होप क्लियर है। यहाँ पर ये चीज़ अगर क्लियरली नहीं दिख रही है तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, दैट इज़ योर हाइट इन मीटर्स। ठीक है, हाइट को मीटर में लेना है और उसका नीचे को, जो नीचे वाला टर्म है डिनोमिनेटर है, उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, और ऊपर आपका वेट रहेगा, तो यहाँ से आप बीएमआई निकाल सकते हैं। ऑनलाइन भी कई सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, अगर आप उसमें डायरेक्टली अपना वेट और अपनी हाइट इंटर करते हैं तो आपको डायरेक्टली वो वैल्यू भी दे देता है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, है ना। तो लांसेट की जो स्टडी है वो इसी बीएमआई का इस्तेमाल करती है ओबिसिटी को डिटरमाइन करने के लिए कि क्या कोई व्यक्ति ओबिसिटी उसमें है या नहीं है। ठीक है, एडल्ट्स जिनका बीएमआई 30 से ज़्यादा होता है उनको ओबीज माना जाता है, और जिनका बीएमआई 25 से 30 के बीच में होता है उनको माना जाता है ओवरवेट। ठीक है, तो ये एडल्ट्स के लिए है। और बच्चों के लिए और जो यंग एडोलेसेंट है जिनकी एज 5 से लेकर 17 साल है, तो उनके लिए रिसर्चर्स ने जो वेट फॉर एज एंड जेंडर रिकमेंडेशंस हैं ऑफ द इंटरनेशनल ओबेसिटी टास्क फोर्स, बेसिकली ये जो IOTF है दैट इज़ इंटरनेशनल ओबेसिटी टास्क फोर्स, इसने मतलब कितनी एज का जो बीएमआई है ना, वो बेसिकली इन्होंने बताया हुआ है। 25 kg पर मीटर स्क्वायर को 18 साल की एज के लिए ये उस हिसाब से कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब लांसेट कमीशन ने, हालांकि इस साल के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि जो उसने अपनी डेफिनेशन है उसमें कुछ बदलाव किए थे, है ना, और उसने 2 तरीके की ओबेसिटी को कैटेगराइज किया था, एक है क्लिनिकल ओबेसिटी और एक है प्री क्लिनिकल ओबेसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें यह लिखा गया है कि डायग्नोसिस करने के लिए अ डॉक्टर विल हैव टू लुक एट लीस्ट
2 ऑफ द 4 बॉडी पैरामीटर्स। ठीक है, कि सिर्फ बीएमआई के आधार पर नहीं बल्कि कम से कम 4 में से 2 चीज़ें और देखनी होंगी। जैसे एक तो बीएमआई हो गया, फिर है वेस्ट सरकमफेरेंस यानी कि जो कमर है, कमर का जो घेरा है, ठीक है, वो उसको मेजर किया जा सकता है। एक पैरामीटर है वेस्ट टू हिप रेशियो, ठीक है, वेस्ट टू हिप का जो रेशियो है वो मेजर किया जा सकता है। और एक है वेस्ट टू हाइट रेशियो। तो कम से कम 4 में से 2 पैरामीटर को आप देखेंगे। और साथ ही साथ जो बाकी सिम्टम्स हैं, जो ओबिसिटी से जुड़े हुए बाकी सिम्टम्स या लक्षण हैं, जैसे कि ब्रेथलेसनेस, ठीक है, कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है। वीजिंग, वीजिंग बेसिकली क्या होता है कि जब आप सांस लेते हैं ना, तो कभी कभी आपने सुना होगा कि कुछ लोगों की सांस लेने में, खासकर जब वो सोए वगैरह होते हैं, तो सीटी की जैसी एक आवाज़ आती है। खराटों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्नोरिंग, स्नोरिंग इज़ डिफरेंट, खराटे नहीं, बट एक सीटी की सी आवाज़ आती है, ठीक है, तो वो हो गई वीजिंग। फिर होता है स्लीप एपनिया, है ना, और क्रोनिक फटीक यानी कि हमेशा थकान बनी रहती है, घुटनों में और बाकी जो जोड़ हैं उनमें दर्द रहता है। तो इस तरीके के सिम्टम्स को भी देखना होगा। और अ पर्सन विद हाई बॉडी साइज पैरामीटर्स बट नन ऑफ दीज सिम्टम्स विल बी सेड टू हैव प्री क्लिनिकल ओबिसिटी, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके आपने बॉडी पैरामीटर्स को मेजर किया, तो बॉडी पैरामीटर्स तो उसके हाई है लेकिन उसमें इस तरीके के कोई भी सिम्टम्स नहीं है, तो आप ये कहेंगे कि वो जो पर्सन है वो क्या है, प्री क्लिनिकल ओबिसिटी है उसको। ठीक है, ऐसा जो वो डेफिनेशन दी है इन्होंने प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल की, उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है। अब दीज चेंजेस वर इंट्रोड्यूस्ड टू मोर एक्यूरेटली कैप्चर द प्रॉब्लम ऑफ ओबिसिटी। ठीक है, ये जो बदलाव किए गए हैं प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल वाले, ये इसीलिए किए गए थे ताकि जो ओबिसिटी की समस्या है उसको ज़्यादा एक्यूरेटली कैप्चर किया जा सके। देखो, ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति का जो बीएमआई है वो 30 से कम हो। अगर हम सिर्फ बीएमआई के आधार पर ओबिसिटी को डिटरमाइन करते हैं तो 30 से कम का मतलब तो क्या हो गया कि द पर्सन इज नॉट ओबीज, है ना। बट अगर बीएमआई 30 से कम है और मान लीजिए उस व्यक्ति का जो एब्डोमिनल फैट है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि तोंद वगैरह जो है पेट के आसपास फैट काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको ओबिसिटी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ठीक है, और वहीं मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके काफ़ी ज़्यादा मसल्स वगैरह हैं, उसका जो बीएमआई है वो 30 से ज़्यादा है लेकिन वो परफेक्टली हेल्दी हो सकता है क्योंकि उसके पास मसल्स हैं, उसके पास फैट नहीं है। और वहीं ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति का जो बीएमआई है वो 30 से कम है लेकिन एब्डोमिनल फैट ज़्यादा है, उसकी वजह से वो ओबिसिटी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस फेस कर सकता है। तो दिस चेंज इज़ लाइकली टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल विद ओबिसिटी। तो इससे होगा क्या कि ये जो परिवर्तन किया गया है इससे ओबिसिटी की जो संख्या है, लोगों की जो संख्या है जो ओबिसिटी फेस कर रहे हैं वो बढ़ेगी। ठीक है, अब जो एस्टिमेट्स हैं वो क्या कहते हैं कि द नंबर ऑफ ओवरवेट एंड ओबीस पीपल इज़ ऑन द राइज इन इंडिया। भारत में ओवरवेट और ओबीस पीपल की संख्या जो है वो बढ़ रही है और ये कम से कम 2050 तक बढ़ती रहेगी। ऐसे समय में, मतलब ऐसे समय तक जब तक हम कई सारी कैटेगरीज में चाइना को ओवरटेक कर लेंगे। जैसे इन्होंने यहाँ पर जो ये चार्ट्स दिखाए हैं इसमें अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने 1990, 2021 और 2050 का भी एक एस्टिमेटेड डेटा दिया है। तो इसमें अगर हम देखें कि जो ये वाला है दैट इज़ ओल्डर एडोलेसेंट्स 15 से 24 साल, इसमें अगर हम बात करें यंग मैन की, है ना, तो इसमें इंडिया देखो चाइना को ओवरटेक कर लेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी इंडिया ने ओवरटेक किया ही हुआ है, वहाँ पर और ज़्यादा कर लेगा। यंग वीमेन के केस में भी इंडिया जो है वो चाइना से आगे निकल जाएगा, ऐसा यहाँ पर ही बता रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने इस तरीके का एस्टीमेट जो है वो बच्चों के लिए भी दिया है, यंग एडोलेसेंट 5 से 14 साल, देन 15 से 24 साल और फिर उसके ऊपर के जो एडल्ट्स हैं उनके लिए भी डेटा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर लेकिन जो सबसे ज़्यादा चिंता या कंसर्न है वो किसके लिए है? जो कंसर्न है वो मेनली नंबर ऑफ ओबीस चिल्ड्रन के लिए है। ऐसे बच्चे जो अभी से ओबिसिटी फेस कर रहे हैं, क्योंकि जब वो आगे जाके एडल्ट्स बनेंगे तो फिर ओबीज एडल्ट्स की संख्या बढ़ जाएगी, है ना। क्योंकि एक स्टडी में ये कहा गया है कि विद द ग्लोबल प्रेवलेंस ऑफ ओबिसिटी इन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स हैविंग इंक्रीज बाय 244% इन द past 30 years and having a forecasted increase of 121% in the next 30 years, trends in adult obesity
प्रिविलेंस आर अनलाइकली टू एबेट। ठीक है, क्योंकि इसमें यह कहा गया है कि बच्चों में ओबिसिटी बहुत ज़्यादा है ना। पिछले 30 सालों में जो बच्चों में और एडोलेसेंट्स में जो ओबिसिटी का इंक्रीज हुआ है वो 244% है। यानी कि ऐसे बच्चों की संख्या, ऐसे एडोलेसेंट्स की संख्या जो ओबिसिटी फेस कर रहे हैं वो 244% बढ़ी है, यानी कि लगभग 2.5 गुना इंक्रीज है उसमें। पहले अगर 100 हुआ करते थे तो अब वो 250 हो चुके हैं, है ना। और उसी तरीके से अगर हम बात करें फोरकास्ट की कि आगे आने वाले अगले 30 सालों में 121% का इंक्रीज और बता रहे हैं। तो इस वजह से जो एडल्ट ओबिसिटी की प्रॉब्लम है वो ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि यही बच्चे जो अभी ओबिसिटी फेस कर रहे हैं ये आगे जाके एडल्ट बन जाएंगे, तो फिर एडल्ट ओबिसिटी की प्रॉब्लम भी कहाँ से ख़त्म होगी, है ना। इसके बाद इन्होंने अगला पॉइंट ये कहा है कि द रैपिड इंक्रीज इन ओबिसिटी अमंग चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ अर्ली ऑनसेट ऑफ सेवरल लाइफ स्टाइल डिजीजेज। अब ऑब्वियस सी बात है कि जिस तरीके से बच्चों में और एडोलेसेंट्स में ओबिसिटी बढ़ रही है तो उस वजह से इनमें कई सारे तरीके की जो लाइफ स्टाइल डिजीजेज हैं उसका भी खतरा बढ़ सकता है, जैसे कि ये टाइप 2 डायबिटीज़ हो गया, है ना, हार्ट संबंधी कुछ समस्या हो गई या कई तरीके के कैंसर्स हो गए, उसका भी खतरा बढ़ता है। और ऐसे देशों में जहाँ पर पॉपुलेशन एजिंग पॉपुलेशन है, मतलब ओल्डर पॉपुलेशन ज़्यादा है और लो बर्थ रेट्स कम है, वहाँ पर मैनेज करना ओबिसिटी रिलेटेड क्रोनिक कंडीशंस को एट एडवांस्ड स्टेज विल बिकम इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट एंड कॉस्टली। तो वहाँ पर जो ओबिसिटी रिलेटेड कंडीशंस हैं उनको आगे एडवांस्ड एज में, मतलब जो ओल्डर एजेस हैं उनमें मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी हो जाएगा और महंगा भी हो जाएगा, क्योंकि एजिंग पॉपुलेशन, एजिंग पेशेंट्स विद ओबिसिटी जनरली नीड मोर इलेक्टिव सर्जरीज एंड हायर ट्रीटमेंट कॉस्ट बिकॉज ऑफ सब ऑप्टिमल आउटकम्स। क्योंकि जो एजिंग पेशेंट्स हैं, मतलब जिनकी एज ज़्यादा है और उनमें अगर ओबिसिटी भी है तो उनमें इलेक्टिव सर्जरीज करनी पड़ती हैं, मतलब अलग अलग जगह की सर्जरीज करनी पड़ती हैं और ट्रीटमेंट कॉस्ट भी जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि जो आउटकम है वो भी फिर सब ऑप्टिमल रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सर्जरी कर दी या कोई ट्रीटमेंट दे दिया तो उसका आउटकम अच्छा ही होगा, क्योंकि एजिंग पॉपुलेशन की अपने जो है वो और भी कॉम्प्लिकेशंस उसमें रहते हैं, है ना। इसके बाद आगे यहाँ पर ये कह रहे हैं ओबिसिटी ऑल्सो इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस एंड सीवियर डिजीजेस। कई सारे तरीके के संक्रमण या इन्फेक्शंस का खतरा, सेवियर डिजीजेस का खतरा भी बढ़ता है और इससे जो हेल्थ केयर स्पेंडिंग है, मतलब जो हेल्थ केयर के ऊपर जो खर्चा है वो भी बढ़ेगा, है ना। एक स्टडी में ये बात की गई है कि कोविड-19 कि जिनमें ओबिसिटी थी, मोटापा था, उनको कोविड-19 का खतरा भी जो है वो ज़्यादा था। ऐसा यहाँ पर एक स्टडी के इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। अब ये जो ओबिसिटी एपिडेमिक है ये क्यों बढ़ रहा है और इसके लिए क्या किया जा सकता है, तो सबसे बड़ा जो एक मुख्य कारण है इस ओबिसिटी एपिडेमिक का इज़ द शिफ्ट टूवर्ड्स कंज्यूमिंग कैलोरी डेंस फूड्स हाई इन शुगर, सॉल्ट्स एंड फैट्स अकॉर्डिंग टू द स्टडीज़। तो स्टडीज़ के अनुसार जो ये ओबेसिटी एपिडेमिक के पीछे सबसे बड़ा मुख्य ड्राइवर या मुख्य रीज़न है वो ये है कि लोग जो हैं वो आजकल कैलोरी डेंस फूड खा रहे हैं, ऐसे फूड कंज्यूम कर रहे हैं जिसमें कैलोरीज ज़्यादा है। ठीक है, उन फूड्स में शुगर ज़्यादा है, सॉल्ट ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है, ऐसा बताया गया है। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि दैट इन कंट्रीज़ with high prevalence of obesity, traditional local food supply systems have been replaced by big food distribution that provides high calorie foods with long shelf life। यानी कि ऐसे देशों में जहाँ पर ओबिसिटी की समस्या ज़्यादा देखने को मिल रही है वहाँ पर यह भी पता लग रहा है कि जो ट्रेडिशनल लोकल फूड सप्लाई सिस्टम था उसको अब बिग फूड डिस्ट्रीब्यूशन से रिप्लेस किया गया है ना, जिसकी वजह से अब वो हाई कैलोरी जो जिससे मतलब ये जो बिग फूड डिस्ट्रीब्यूशन है इससे इनको हाई कैलोरी फूड मिल रहा है ना, और इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो भी ज़्यादा है। कंसर्निंगली जो मल्टीनेशनल फूड एंड बेवरेज कॉरपोरेशंस हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट हाई इनकम कंट्रीज से लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में शिफ्ट कर रहे हैं, जहाँ पर पॉपुलेशंस और पर कैपिटा इनकम जो है वो ग्रो कर रही हैं और रेगुलेशंस बहुत वीक हैं, कमज़ोर हैं। द लार्जेस्ट एनुअल ग्रोथ इन पर कैपिटा सेल्स ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड एंड बेवरेजेस। सबसे बड़ी समस्या यही है, जो ये प्रोसेस्ड फूड और बेवरेजेस हम लोग कंज्यूम करते हैं ना, वो सबसे बड़ी समस्या है ओबिसिटी की वजह, मतलब वन ऑफ द मेन रीज़न। और यहाँ पर यही भी लिखा गया है कि जो लार्जेस्ट एनुअल ग्रोथ है पर कैपिटा सेल्स इन चीज़ों की, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स और बेवरेजेस की 2009 से लेकर 2019 के बीच में, ये कहाँ पर देखी गई है?
सबसे ज़्यादा जो वार्षिक बढ़त है वो कहाँ पर देखने को मिली है? कैमरून में, इंडिया भी इसमें शामिल है, ठीक है, वियतनाम में, ऐसा एक स्टडी में पाया गया है। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो पर कैपिटा सेल्स है इन तरीके की चीज़ों की, प्रोसेस्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड और बेवरेजेस, वो हमारे देश में बढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारे देश में आपने वैसे भी देखा होगा कि जो यूथ है वो काफ़ी ज़्यादा कूल फील करती है क्या कंज्यूम करने में, पिज़्ज़ा, बर्गर, है ना, या फिर जो वो चिप्स वगैरह आते हैं, कुरकुरे, है ना, या फिर आप कह लीजिए ये जो ये होती हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है ना, कोक, पेप्सी, थम्स अप, स्प्राइट, ये सब चीज़ें कंज्यूम करने में वो बहुत ज़्यादा कूल फील करते हैं। बट वो कूलनेस नहीं है, वो एक तरीके से बेवकूफ़ी है, ठीक है। वही चीज़ है, क्योंकि अगर आप बात करते हैं किसी सॉफ्ट ड्रिंक की, है ना, या कोल्ड ड्रिंक की जो मैं बात कर रहा हूँ, दे आर नथिंग बट कार्बोनेटेड वाटर, सिर्फ उनमें पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है और चीनी मिली हुई है, देयर इज़ नथिंग एल्स इन दैट, ठीक है। बट लोग कंज्यूम कर रहे हैं और खासकर जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है इन चीज़ों को, ये चीज़ आप देख रहे हैं, है ना। अब इसके बाद आगे लिखा है कि कोऑर्डिनेटेड एक्शन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन लोकल एग्रीकल्चरल पैटर्न्स एंड ट्रेडिशनल फूड प्रिपरेशंस। तो कोऑर्डिनेटेड एक्शन की ज़रूरत है ताकि जो लोकल एग्रीकल्चरल पैटर्न और ट्रेडिशनल फूड प्रिपरेशंस है उनको हम मेंटेन कर सकें। इसमें मार्केट रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है जिससे लोकल फूड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सर्वाइव कर सके दी ऑनस्लॉट ऑफ कॉरपोरेशंस, ठीक है। जो कॉरपोरेशन, जो बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, उनकी वजह से ये जो लोकल फूड डिस्ट्रीब्यूशन का ऑनस्लॉट हो रहा है, मतलब वो एक तरीके से ख़त्म हो रहा है, उसको रोका जा सके। एज वेल एज इंट्रोड्यूसिंग एडिशनल टैक्सेस ऑन अनहेल्दी आइटम्स, जो अनहेल्दी आइटम्स है जैसे कि ये स्वीट एंड बेवरेजेस जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उनके ऊपर एडिशनल टैक्सेस वगैरह लगाए जाएँ ताकि वो थोड़ा सा महंगे हो जाएँ, तो लोग थोड़ा सा कंज्यूम करना कम कर सकते हैं, ठीक है। बट आजकल के युवाओं के लिए ऐसा कहना मुश्किल है, अगर महंगा भी होगा तो वो फिर भी कंज्यूम करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आगे ये लिखा है कि आ फ्यू अदर थिंग्स कैन बी डन टू मेक अ डिफरेंस, कुछ और चीज़ें भी की जा सकती हैं एक डिफरेंस पैदा करने के लिए। तो देयर इज़ अ नीड टू इन्वेस्ट इन क्लिनिकल मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ ओबिसिटी एंड रिलेटेड लाइफ स्टाइल कंडीशंस इन कंट्रीज वेयर द ओबिसिटी एपिडेमिक इज ऑलरेडी एट इट्स पीक एंड फॉर्मुलेट नेशनल लेवल पॉलिसीज टू दिस एंड। तो क्लिनिकल मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट ऑफ ओबिसिटी को लेकर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, और जो लाइफ स्टाइल रिलेटेड कंडीशंस हैं उनको लेकर भी, और ख़ासकर ऐसे देशों में जहाँ पर ये ओबिसिटी का एपिडेमिक ऑलरेडी अपने पीक पर पहुँच चुका है, और नेशनल लेवल पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है। डिस्पाइट ओबिसिटी बीइंग ऑन द ग्लोबल हेल्थ एजेंडा फॉर मोर देन 2 डिकेड्स, सिर्फ 40% देश ही ऐसे हैं, और उनमें से भी जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ है वो 10% है जहाँ पर इस तरीके की नेशनल लेवल की पॉलिसीज़ हैं ओबिसिटी को लेकर, ठीक है। देयर इज़ ऑल्सो अ नीड टू स्टडी इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज इन लो इनकम कंडीशंस, कि लो इनकम कंडीशंस में कैसे इंटरवीन किया जाए उसको लेकर भी स्टडी करने की ज़रूरत है। एट द मोमेंट जो ओबिसिटी को लेकर इंटरवेंशंस किए जाते हैं वो हाई इनकम सेटिंग्स में ही देखने को मिलते हैं। एक न्यू क्लास ऑफ ओबिसिटी ड्रग्स जैसे कि सेमाग्लूटाइड और टेर्जेपेटाइड जो है ये गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। पास्ट में क्या होता था कि इस तरीके की दवाइयों का जो साइड इफ़ेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होता था, उसकी वजह से ऐसी ओबिसिटी ड्रग्स ज़्यादा कंज्यूम नहीं की जा सकती थी। लेकिन जो अभी लेटेस्ट ड्रग्स हैं वो इस तरीके की कुछ चिंताओं को दूर करती हैं, मतलब उनमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे नहीं हैं। लेकिन अभी ये वही है कि लोगों तक ऐसी दवाइयाँ कितनी पहुँच पाएंगी, एक्सेस कितना मिलेगा, और कॉस्ट भी एक चैलेंज है। अगर दवाइयाँ बहुत ज़्यादा महंगी होंगी तो फिर उसको लोग ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। हालांकि जो इमिनेंट अराइवल है चीपर जेनरिक्स का, वो इस चीज़ को भी दूर कर सकता है कि जेनरिक मेडिसिन अगर इनकी आती हैं, जो कि आने वाले समय में आएंगी डेफिनेटली, तो उससे भी ये चीज़ें जो कॉस्ट और एक्सेस की प्रॉब्लम है, जो चैलेंज है, वो भी दूर हो सकता है, ठीक है। आई होप क्लियर है बात। थोड़ा सा मैंने डिटेल में इस आर्टिकल को लिया, बट आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझ पाए होंगे, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी यू कैन से अ पोटेंट प्रॉब्लम, है ना। और प्रोबेबल क्वेश्चन भी यहाँ पर बन सकता है, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। द क्वेश्चन कैन इवन बी आस्क्ड इन मेंस, है ना। हेल्थ रिलेटेड इशू है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी वो जो लांसेट में वाला वो चीज़ चेंज हुई थी, ठीक है, वो कैटेगराइजेशन वाला, प्री क्लिनिकल ओबिसिटी और क्लिनिकल ओबिसिटी वाला, तो उस चीज़ को लेकर भी ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। और यहाँ पर जो बातें की गई हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ इन चीज़ों को नोट ज़रूर करें, है ना। और इन जो भी मतलब खासकर इस तरीके की चीज़ें होती हैं जिसमें कोई ऐसा डेटा नहीं है, कुछ चीज़ें बताई गई हैं, तो आप इसको शॉर्ट में अपने वर्ड्स में भी
नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, द ओनली थिंग इज़ कि आपके पास ये डेटा सारा होना चाहिए, शॉर्ट में हो, है ना, आपके समझ में आने लायक हो, कि आज अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो ऐसा ना हो कि 2 महीने बाद पढ़ रहे हैं तो खुद ही को नहीं समझ में आ रहा कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इतना भी शॉर्ट में ना बनाए, क्योंकि होता क्या है ना कि आज तो आपको ये बात समझ में आ गई तो आपने इसको बहुत शॉर्ट में लिख दिया, हो सकता है कि इस पूरे पैराग्राफ को आपने एक ही लाइन में लिख दिया कैसे भी करके। ठीक है, मतलब कुछ कीवर्ड्स लिख लिए और कुछ भी करके आपने लिख लिया, बट आफ्टर 2 मंथ्स जब आप उस चीज़ को रिवाइज कर रहे हो तो यू आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज योर सेल्फ कि ये क्या लिखा था। फिर वहाँ पर मेहनत डबल पड़ जाती है कि फिर आप उस आर्टिकल को ढूंढें या इस वीडियो को ढूंढें कि यहाँ पर क्या डिस्कस किया गया था, या इस आर्टिकल को ढूंढें, है ना। तो फिर वो एक हेक्टिक टास्क हो जाता है। इसलिए बेटर ये है कि शॉर्ट में लिखें, लेकिन इतना भी शॉर्ट में ना लिखें कि आप ही ना समझ पाएँ। ठीक है, लेकिन शॉर्ट में इन चीज़ों को आप लोग ज़रूर नोट डाउन करें, क्योंकि ये आपके आंसर लिखने में भी काम आएंगे। आपने वैसे भी देखा है मैं इररिलेवेंट आर्टिकल्स तो कवर करता ही नहीं, है ना। जो भी आर्टिकल्स मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए कवर कर रहा हूँ उसमें कहीं ना कुछ इंपॉर्टेंट होगा, तो आप उसको प्लीज़ ज़रूर नोट डाउन करें। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक और हेल्थ रिलेटेड इशू की बात करते हैं। एक वायरस है दैट इज़ हंता वायरस। अब ये क्या है, देखो यहाँ पर ये बताया गया है कि लगभग 2 हफ्ते के बाद जब एक एक्टर है दैट इज़ जेनी हैकमैन और इनकी जो पियानिस्ट वाइफ है, पियानिस्ट का मतलब होता है हु प्लेज पियानो बजाती हैं प्रोफेशनली, जो इनकी वाइफ है दैट इज़ बेट्सी अराकावा, ये अपने घर में मृत पाए गए। ठीक है, डेड पाए गए। न्यू मैक्सिको में इनका घर है दैट इज़ इन सेंटा फी। तो यहाँ पर ऑफिशियल्स ने फ्राइडे को ये कहा है कि जो हैकमैन है, मतलब जो हस्बैंड है, उनकी डेथ तो हार्ट डिजीज़ की वजह से हुई है, लेकिन उनकी जो वाइफ है दैट इज़ अराकावा, ये बेट्सी अराकावा, शी सकम टू दी हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, कि उनकी डेथ, उनकी वाइफ की डेथ जो है वो इस वायरस की वजह से हुई है। और उसके बाद क्योंकि ये जो पर्सन थे ये काफ़ी ओल्ड पर्सन थे, 95 साल के थे, इनको अल्जाइमर वगैरह का भी कुछ इशू था, तो वाइफ की डेथ होने के बाद कुछ समय बाद इनका रख रखाव या इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, तो ये उस वजह से इनकी डेथ हो गई। अब ये हंटा वायरस बेसिकली क्या होता है, हंता वायरस एक फैमिली ऑफ रोडेंट बॉर्न वायरसेस हैं। रोडेंट मतलब जो आपका ये होता है ना चूहे वगैरह, इनको कहते हैं रोडेंट। तो ये रोडेंट से आने वाला वायरस है जो कि सीरियस इलनेस कर सकता है और ह्यूमंस में ये डेथ भी कर सकता है। इन्फेक्टेड रोडेंट्स यानी कि ऐसे रोडेंट्स जो इन्फेक्टेड हैं वो इस वायरस को स्प्रेड करते हैं अपने यूरिन से, है ना, अपने यूरिन से, फीकस से और सलाइवा से, यानी कि अपने मल मूत्र से और अपने जो उनकी थूक होती है, सलाइवा होता है, उससे ये इन्फेक्ट करते हैं, मतलब उससे ये इस वायरस को फैलाते हैं। वायरस जो है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वायरस जो है वो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट से नहीं फैलता, कि अगर किसी व्यक्ति में ये वायरस पाया गया है तो आप उसके साथ अगर कांटेक्ट में आते हैं तो ये वायरस नहीं फैलता। अब इस वायरस के जो और स्पेसिफिक हैं और किस तरीके की ये बीमारी करता है वो डिपेंड करता है कि किस रीजन से और कौन सा रोडेंट जो है वो इसको कैरी कर रहा है। ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर का एक एंडेमिक वायरस है जहाँ पर ज़्यादातर जो हेंटा वायरस के स्ट्रेन हैं वो डिजीज़ कॉज करते हैं विद द डिजीज इज कैरिड बाय द डियर माउस। ये एक तरीके के माउस की प्रजाति है ना, तो ये उसको कैरी करता है। हेमरेजिक फीवर विद रेनल सिंड्रोम इज अनदर ग्रुप ऑफ इलनेसेस कॉज्ड बाय हंता वायरस फाउंड प्राइमरीली इन यूरोप एंड एशिया। यूरोप और एशिया में पाए जाने वाला जो हंता वायरस का स्ट्रेन है उससे हेमरेजिक फीवर विद रेनल सिंड्रोम होता है। और इनमें जो सबसे ज़्यादा डेंजरस इसके स्ट्रेन्स हैं वो हैं हंतान, उसी के नाम पर यह हंता वायरस नाम पड़ा है, और एक है डोब्रावा, ये इसके स्ट्रेन्स हैं, ठीक है, जो मोस्ट डेंजरस हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, फ्लू लाइक सिम्टम्स ये आपको देखने को मिलेंगे 1 से 8 हफ्ते तक। इनमें वही है, फटीग, थकान हो सकती है, फीवर हो सकता है, मसल्स में दर्द हो सकता है। और जैसे जैसे ये बीमारी आगे बढ़ती है, इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज़, मतलब सांस वगैरह लेने में उसको तकलीफ जो है वो हो सकती है, क्योंकि उसका जो लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, उनमें फ्लूइड्स भरना शुरू हो जाता है। यहाँ पर जो CDC है, ये अमेरिका का जो सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, उसका ये एस्टिमेट है कि लगभग 38% जिनमें रेस्पिरेटरी सिम्टम्स डेवलप होते हैं उनकी मृत्यु इस बीमारी से हो जाती है। मोर्टेलिटी फॉर दी हंता वायरस स्ट्रेन इन साउथ वेस्टर्न US, जहाँ पर ये अराकावा की डेथ हुई है, वहाँ पर जो इसकी मोर्टेलिटी रेट है ना, यानी कि जो मृत्यु दर है वो लगभग 38 से 50% के आसपास है।
अब क्या इस बीमारी को क्योर किया जा सकता है? तो इसका अभी तक कोई ऐसा सच इलाज तो है नहीं। अगर अर्ली डिटेक्शन होता है और अर्ली ट्रीटमेंट अगर शुरू होता है तो वो क्रूशल है। कुछ एंटीवायरल्स जो हैं वो दिए जा सकते हैं, जिसकी वजह से जो सिम्टम्स हैं उनको मैनेज किया जा सकता है, और पेशेंट जो है उसको रेस्पिरेटरी सपोर्ट से भी फ़ायदा हो सकता है। यहाँ पर एक जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, दैट इज साबरा एल क्लीन, उन्होंने लोगों को ये एडवाइस दी है कि जो ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पर हंता वायरस इन्फेक्टेड रोडेंट्स पाए जाते हैं, कि जो भी एक्सक्रीमेंट है, एक्सक्रीमेंट मतलब वही जो फीकल मैटर होता है इन तरीके के रोडेंट्स का, उनको वेट पेपर टावल से वो साफ़ करें, ग्लव्स का इस्तेमाल करें, टाइट फिटिंग N95 मास्क का इस्तेमाल करें, और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि कॉमर्शियल डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करें ऐसे एरियाज़ को सैनिटाइज करने के लिए जहाँ पर रोडेंट्स की ड्रॉपिंग्स हैं। ड्रॉपिंग्स मतलब वही जो उनका फीकल मैटर होता है वो। ठीक है, अब इनकी जो डेथ हुई है वो मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि जो ये अराकावा थी, है ना, बेट्सी अराकावा, इनकी डेथ कुछ दिनों पहले हुई। और फिर वो जो व्यक्ति थे हैकमैन, वो 95 साल के थे और अल्जाइमर से भी वो पीड़ित थे, तो हार्ट डिजीज़ की वजह से उनकी भी मृत्यु लगभग एक हफ्ते के बाद हो जाती है ना। और उनको कोई खाने खिलाने वाला कोई था नहीं, तो उसके बाद फिर उनका एक डॉग था, वो भी वहाँ पर स्टारवेशन से मर जाता है। मतलब ये डेथ इनकी काफ़ी समय पहले हुई, बट पता काफ़ी दिनों के बाद चला है। ठीक है, तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हमारे लिए जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये वाली बात है। ठीक है, जो मैंने आपको बताई अबाउट दिस वायरस। चलिए, तो हेल्थ रिलेटेड इशू हो गया, ये भी साइंस एंड टेक में लेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने या अपेक्स कोर्ट ने जो अरेस्ट करने की, गिरफ्तार करने की जो शक्ति है अंडर GST और कस्टम्स एक्ट, उसके ऊपर कैसे लिमिटेशन लगाई है। ठीक है, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने जो ऑफिसर्स अरेस्ट करते हैं अंडर द कस्टम एक्ट्स ऑफ 1962 एंड द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट ऑफ 2017, उसके अंदर जो गिरफ्तारियाँ की जाती हैं उनकी पावर्स को कैसे कर्टेल किया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो यहाँ पर बताया गया है। केस का नाम है राधिका अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि द पावर्स एक्सरसाइज्ड बाय कस्टम ऑफिसर्स अंडर दीज एक्ट्स आर एनालॉगस टू द पावर्स ऑफ अरेस्ट, सर्च एंड सीजर्स एक्सरसाइज्ड बाय द पुलिस, दैट इज दे आर सब्जेक्ट टू द सेम रेस्ट्रिक्शंस एंड प्रोसीजरल स्टैंडर्ड्स दैट अप्लाई टू द पुलिस अंडर द CRPC ऑफ 1973। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि ये जो ऑफिसर्स हैं, जो कस्टम ऑफिसर्स वगैरह हैं, उनको इन एक्ट्स के अंतर्गत, यानी कि जो कस्टम एक्ट्स है और जो CGST का एक्ट है, उसके अंतर्गत जो पावर मिली हुई है अरेस्ट करने की, वो पावर उसी तरीके की है जैसी पावर अरेस्ट करने की, सर्च और सीजर करने की पावर पुलिस के पास है ना। और क्योंकि पावर सेम है, एनालॉगस है, तो इसलिए सेम रेस्ट्रिक्शन और प्रोसीजरल स्टैंडर्ड्स भी अप्लाई होगा जैसा पुलिस के ऊपर अप्लाई होता है एज पर दी CRPC ऑफ 1973। Among other things, these procedural standards include the right of an arrestee to be presented before a magistrate within 24 hours of her arrest। ठीक है, इसमें ये भी है कि और चीज़ें तो हैं ही है, साथ ही साथ ये प्रोसीजरल स्टैंडर्ड्स में ये भी है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसका ये अधिकार है कि उसको 24 घंटे के भीतर, 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो पेश किया जाए। ऑब्लिगेशन ऑफ एन ऑफिशियल टू इन्फॉर्म अ फ्रेंड और फैमिली मेम्बर, और ये भी जिम्मेदारी है जो ऑफिशियल गिरफ्तार कर रहे हैं कि वो फ्रेंड या फैमिली मेम्बर को उस अरेस्टी के इंफॉर्मेशन दे। और अरेस्टी का ये अधिकार है कि जब उससे सवाल जवाब या इंटरोगेशन किया जा रहा है तो वहाँ पर उसका कोई वकील, कोई एडवोकेट जो है वो मौजूद हो। अब ये रिसेंट रूलिंग्स जो हैं, दे कम एज अ पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स ऑनगोइंग एफर्ट टू लिमिट द ब्रॉड पावर्स ऑफ प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज अंडर स्ट्रिंजेंट लॉज सच एज द PMLA। ठीक है, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट, मतलब जो अब ये रिसेंट रूलिंग्स चल रही हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट इस तरीके की कोशिश कर रहा है कि जो इस तरीके की एजेंसीज़ हैं, ठीक है, जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज़ हैं, उनकी जो शक्तियां उनको मिली हुई हैं उसको थोड़ा सा लिमिट या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जैसे इस तरीके के एक्ट्स को लेकर भी जो पावर्स हैं उसमें भी। अब यहाँ पर पिछले साल का एक केस का जिक्र है, दैट इज़ अरविंद केजरीवाल वर्सेज डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। इसमें ED के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स बताई गई थी टू लीगली अरेस्ट समवन अंडर द PMLA। ठीक है, अब उसी चीज़ को यहाँ पर जो ये राधिका अग्रवाल वाला केस है, इसमें कोर्ट ने इफेक्टिवली ट्रांसप्लांट किया है उन रिक्वायरमेंट्स को
टू अरेस्ट बीइंग मेड अंडर द कस्टम एंड CGST एक्ट। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो इन्होंने रिक्वायरमेंट्स बताई उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को इस केस में भी अप्लाई किया गया है। तो पावर ऑफ अरेस्ट को लेकर ये बोला है कि बोथ जो कस्टम्स और CGST एक्ट है उनमें कुछ ऑफेंसेस को, कुछ अपराधों को कॉग्निजेबल बताया गया है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिनके लिए अरेस्ट बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के भी किया जा सकता है। ठीक है, गिरफ्तारी के वारंट के बिना भी अरेस्ट किया जा सकता है, उनको कहा जाता है कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब जो सेक्शन 104 का सब सेक्शन 4 है कस्टम्स एक्ट का, वो ये कहता है कि जो सीरियस ऑफेंस है, जो गंभीर या जघन्य अपराध हैं, जैसे कि अगर आपने कस्टम ड्यूटी 50 लाख से ज़्यादा की अगर कस्टम ड्यूटी को इवेड किया है तो वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एजेंसीज के पास अनफेटर्ड या अनरेस्ट्रिक्टेड पावर्स हैं कि वो ऐसे केसेस में अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल वाले केस में ये बातें कही हैं। हालांकि यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि अरविंद केजरीवाल को जब जमानत दी जा रही थी तो कोर्ट ने कई इस तरीके की कई सारी ऑब्जर्वेशंस करी ईडी की पावर को लेकर। जो ईडी की पावर है अरेस्ट करने की, जो सेक्शन 19 ऑफ द PMLA में दी गई है, उसको लेकर कई सारी ऑब्जर्वेशंस की और कोर्ट ने इन्हीं ऑब्जर्वेशंस को इस वाले केस में, राधिका अग्रवाल के केस में रेफर किया है। तो यहाँ पर ये कहना है कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, कि हमने अरविंद केजरीवाल के केस में ये क्वेश्चन दिया था कि हाउ द अनब्रिडल्ड एक्सरसाइज ऑफ द पावर टू अरेस्ट विदाउट अ वारंट कैन रिजल्ट इन आर्बिट्ररीनेस एंड एरर्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, कि कैसे अगर गिरफ्तार करने की जो पावर है, अगर उसको अनब्रिडल्ड तरीके से यानी कि बिना किसी, आप कह सकते हैं, लिमिटेशन के एक्सरसाइज किया जाता है ना, कि पावर टू अरेस्ट विदाउट अ वारंट, इससे आर्बिट्ररीनेस आ सकती है और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एरर्स आ सकते हैं। और इसी तरीके का जो सिमिलर एरर है मेड बाय अ कस्टम ऑफिसर कैन लीड टू फ्रस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी राइट्स ऑफ द अरेस्टी। और इसी तरीके का अगर एरर जो है वो कस्टम ऑफिसर या कस्टम अथॉरिटीज़ करती हैं तो इससे जो व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जो संवैधानिक अधिकार हैं, जो उसके स्टैट्यूटरी राइट्स हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से फ्रस्ट्रेट होते हैं या वायलेट होते हैं। अब यहाँ पर 3 रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं। जो PMLA का सेक्शन 19 है उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं, जो कि कोर्ट ने केजरीवाल के केस में एक्सपेंड करी और राधिका अग्रवाल वाले केस में अप्लाई किया है, वो क्या है? सबसे पहला है मटीरियल पोजेशन। तो इसमें यहाँ पर कोर्ट ने केजरीवाल के केस में भी ये कहा था कि दैट एन अरेस्ट कैन ओनली टेक प्लेस व्हेन द एविडेंस इन एन ऑफिसर्स पोजेशन इनेबल्स देम टू फॉर्म एन ओपिनियन बाय रिकॉर्डिंग रीजंस इन राइटिंग दैट द अरेस्टी इज गिल्टी। ठीक है, तो यहाँ पर यह कहा कि जो ऑफिसर के पास जो एविडेंस है यानी कि जो सबूत हैं, अगर वो उनको अपना एक ओपिनियन बनाने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, और जिसमें वो रिकॉर्ड में रीजंस को देंगे, राइटिंग में, है ना, अपने रीजंस रिकॉर्ड करेंगे कि जो अरेस्टी है वो गिल्टी है। अगर किसी ऑफिसर के पास कोई एविडेंस है और उस एविडेंस या उस सबूत से उसको लग रहा है कि ये व्यक्ति जो है वो हाँ अपराधी है, गिल्टी है ना, दोषी है, तो वो उस चीज़ को राइटिंग में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, द कोर्ट सेड दैट ऑल मटीरियल मस्ट बी कंसिडर्ड बिफोर मेकिंग एन अरेस्ट। ठीक है, कि जितना भी मटीरियल उनके पास है उस सभी के ऊपर विचार करना चाहिए अरेस्ट करने से पहले। एंड दैट एन ऑफिसर कैन नॉट इग्नोर एविडेंस दैट एक्सोनरेट्स द अरेस्टी। और ऑफिसर जो है वो ऐसे एविडेंस को या ऐसे जो सबूत हैं उनको इग्नोर नहीं कर सकता जो कि अरेस्टी को क्या करता है, एक्सोनरेट करता है। एक्सोनरेट करने का मतलब है कि जो अरेस्टी के पक्ष में कोई अगर एविडेंस है, ठीक है, तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते ऑफिसर्स, ये यहाँ पर बताया गया है। राधिका अग्रवाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस रूलिंग को अप्लाई किया और ये स्टेट किया, ये कहा कि दैट कस्टम ऑफिसर्स मस्ट ऑल्सो हैव मटीरियल इन देयर पोजेशन, कि कस्टम ऑफिसर्स के पास भी ऐसा मटीरियल इन पोजेशन होना चाहिए। एंड कांट कंक्लूड दैट एन ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड ऑफ आउट ऑफ थिन एयर और मेयर सस्पिशन। ठीक है, और सिर्फ मेयर सस्पिशन या आपको मतलब ऑफिसर्स कहें कि मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, या संदिग्ध है, ठीक है, या मुझे इस बात की आशंकाएं हैं, तो उसके आधार पर जो है आप ये चीज़ ऑफेंस कमिट किया गया है ये कंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा इन्होंने यहाँ पर बताया है।
तो एक तो ये हो गया मटेरियल इन पोजेशन, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन है रीजंस टू बिलीव। अब सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के केस में ये कहा था कि द ऑफिसर मस्ट रिकॉर्ड इन राइटिंग देयर रीजंस टू बिलीव दैट एन अरेस्टी इज गिल्टी बेस्ड ऑन द मटेरियल इन देयर पोजेशन। ठीक है, कि ऑफिसर को जो है वो लिखित में ये रिकॉर्ड करना होगा कि उनके क्या रीजंस हैं टू बिलीव, कि उनके पास जो मटेरियल है उस आधार पर वो कैसे ये मानने को तैयार हैं। ठीक है, मतलब किस बेसिस पर या क्या उनके रीजंस हैं, क्या कारण है बिलीव करने के कि जो अरेस्टी है जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है वो क्या है, गिल्टी है, दोषी है। तो वो भी रिटर्न में देना होगा। अब वाइल द कोर्ट कांट एग्जामिन, जो कोर्ट है वो इन रीजंस का मेरिट्स, मतलब क्या ये जो रीजंस या कारण बताए गए हैं क्या वो सही हैं या नहीं है, वो कोर्ट एग्जामिन नहीं कर सकता। कोर्ट सिर्फ ये देख सकता है कि क्या वो जो केस मटेरियल हैं उससे जुड़े हुए कारण हैं या नहीं है। हालांकि जो कस्टम और CGST एक्ट हैं उनमें इस तरीके की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है रीजंस रिकॉर्ड करने की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये चीज़ें इम्प्लिसिट है। ठीक है, हालांकि एक्ट में क्लियरली एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, बट ये इम्प्लिसिट है कि आपको अपने जो रीजंस हैं वो लिखित में रिकॉर्ड करने होंगे। ठीक है, इसके बाद प्रोवाइडिंग ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। कोर्ट ने केजरीवाल के केस में ये भी कहा था कि द ग्राउंड फॉर अरेस्ट मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द अरेस्टी सो दैट शी कैन चैलेंज द अरेस्ट और अपील और अप्लाई फॉर बेल इन कोर्ट। कि जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट हैं, यानी कि किस आधार पर गिरफ्तारी की जा रही है, ये अरेस्टी को बताना ज़रूरी है ताकि वो अपने अरेस्ट को चुनौती दे सके, या फिर अगर उसको अरेस्ट कर ही लिया गया, गिरफ्तार कर ही लिया गया है, तो वो कोर्ट में बेल के लिए या ज़मानत के लिए अप्लाई कर सके। अगर उसके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में अरेस्टी जो है वो बैकफुट पर आ जाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, उसको यही नहीं पता कि मुझे किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है ना, तो वो बैकफुट पर आ जाएगा। और कोर्ट ने ये भी रिइटरेट किया, मतलब ये राधिका अग्रवाल के केस में ये बात भी बोली है। अब जो मिसयूज़ है इस पावर ऑफ अरेस्ट का उसकी बात करते हैं, तो कोर्ट ने बेसिकली मना किया टू स्ट्राइक डाउन दी पावर्स ऑफ अरेस्ट ऑफ CGST एंड कस्टम एक्ट्स ऑफिशियल एज सॉट बाय द पेटिशनर्स। तो इस मामले में पेटिशनर्स या याचिकाकर्ता ये चाहते थे कि जो CGST और कस्टम एक्ट के अंतर्गत अरेस्ट करने की जो पावर है उसको ख़त्म कर दिया जाए। हालांकि कोर्ट ने ऐसा करने से तो मना कर दिया है ना। कोर्ट का ये कहना है, कोर्ट ने जो नंबर ऑफ GST ऑफेंसेस केसेस हैं जो 2017 से केसेस बने हैं उन सब के ऊपर विचार किया, जो अमाउंट रिकवर किया गया है या कितने अरेस्ट किए गए हैं, टू होल्ड दैट देयर इज सम फोर्स इन द पेटिशनर्स सबमिशन दैट द असेसीज आर कंपेल्ड टू पे टैक्सेस एज अ कंडीशन फॉर नॉट बीइंग अरेस्टेड। ठीक है, तो कोर्ट ने ये सारी चीज़ों के आधार पर यह कहा है कि पेटिशनर्स ने जो बात कही है उसमें कहीं पर ये लग तो रहा है कि लोगों को जो असेसीज हैं, मतलब जो टैक्स के असेसीज हैं जो टैक्स पे करते हैं है ना, उनको अरेस्ट नहीं करने के लिए टैक्स पे करना ये कहीं ज़बरदस्ती ऐसा लग रहा है। ठीक है, कि ऐसी कुछ कंडीशंस बनी है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ये टैक्स ऑफिशियल्स के लिए इलीगल है कि वो किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती करें समवन इनटू पेइंग ओवर ड्यू टैक्सेस बाय थ्रेटनिंग टू अरेस्ट देम। कि अगर किसी व्यक्ति के टैक्सेस ओवर ड्यू भी हैं, मतलब जो ड्यू डेट है उससे अगर आगे भी वो डेट जा चुकी है और उसने टैक्सेस पे नहीं किए हैं, तो तब भी आप उसको इस बात से धमका नहीं सकते है ना कि हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे और आप अपने टैक्सेस पे कीजिए। तो ये नहीं कर सकते। ठीक है, उसके साथ इस तरीके की जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो इस तरीके के केसेस को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि दैट इंडिविजुअल्स हु वर सो थ्रेटेंड और कोएस्ड वुड बी एंटाइटल्ड टू मूव द कोर्ट्स। कि ऐसे जिन भी इंडिविजुअल्स को डराया धमकाया गया है या उनके साथ ज़बरदस्ती की गई है वो कोर्ट जा सकते हैं और उन्होंने जो भी टैक्स रिफंड, मतलब टैक्स डिपॉजिट किया है उसका वो रिफंड ले सकते हैं। द डिपार्टमेंट वुड ऑल्सो टेक अप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट दी ऑफेंसेस इन ऑफिसर्स इन सच केसेस। और ऐसे ऑफिसर्स के अगेंस्ट जो डिपार्टमेंट है वो भी अप्रोप्रिएट एक्शन ले। एपेक्स कोर्ट ने साथ ही साथ जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम्स है उसको भी ये निर्देश दिए हैं कि वो गाइडलाइंस बनाएं ये इंश्योर करने के लिए कि नो टैक्स पेयर्स आर थ्रेटेंड विद अरेस्ट। ठीक है, कि टैक्स पेयर्स को आप अरेस्ट के लिए थ्रेटन नहीं कर सकते, मतलब गिरफ्तार की धमकी नहीं दे सकते कि तुम्हारा ये टैक्स जो है वो बचा हुआ है और इस टैक्स को तुम पे करो नहीं तो हम तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे।
ठीक है, या किसी को गिरफ्तार करके उठा ही ले गए, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप बात समझ गए आप क्या मामला है ना। चलिए, इसके बाद हम लोग एक आर्टिकल है जो परसों का है, सैटरडे का, उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर वनवातु का जिक्र है, और वनवातु में भी एक गोल्डन पासपोर्ट स्कीम है ना। जिस तरीके के गोल्डन पासपोर्ट, या अभी ये मैंने आपको एक दिनों अमेरिका का एक गोल्डन जो कार्ड है उसका जिक्र बताया था, है ना, कि किस तरीके से $5 मिलियन दे के अमेरिका की नागरिकता खरीदी जा सकती है। तो उसी तरीके का एक यहाँ पर भी स्कीम है। अभी ये क्यों जिक्र है इसका मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि एक फॉर्मर आईपीएल चीफ हैं, आईपीएल कमिश्नर हुआ करते थे, ललित मोदी, नाम सुना होगा आपने, है ना। इन्होंने मतलब आईपीएल का कुछ स्कैम वगैरह हुआ था, और उसके बाद से ही ये भारत से फरार हैं। इनको फ्यूगिटिव ऑफेंडर जो है वो भगोड़ा अपराधी घोषित किया गया है। तो इन्होंने जो है वो अप्लाई किया है कि ये अपने भारत का जो इनके पास पासपोर्ट था उसको ये इंडियन हाई कमीशन इन लंदन में सरेंडर करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब ये भारत की नागरिकता छोड़ना चाहते हैं, और इन्होंने जो है वो वनवातु की सिटीजनशिप जो है वो एक्वायर कर ली है। ठीक है, वनवातु एक बेसिकली छोटा सा आइलैंड नेशन है साउथ पैसिफिक में। ठीक है, तो मतलब इनका ये कहना है कि ये भारत की नागरिकता को छोड़ना चाहते हैं, और वनवातु की इन्होंने सिटीजनशिप जो है वो एक्वायर कर ली है। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या विदेश मंत्रालय ने बात कंफर्म की है। अब वनवातु जो है वहाँ पर एक पॉपुलर ये जो सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट, ठीक है, सीबीआई मतलब सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट जो है ये वहाँ की एक स्कीम है, या इसको गोल्डन पासपोर्ट प्रोग्राम भी कह सकते हैं, जो अलाउ करता है वेल्दी इंडिविजुअल्स को टू परचेज इट्स पासपोर्ट, कि जो पैसे वाले लोग हैं वो इसका पासपोर्ट यहाँ से खरीद सकते हैं, मतलब इसकी नागरिकता ले सकते हैं। अब सिटीजनशिप खरीदने की जहाँ तक बात है, तो सीबीआई या जो सीबीआई मतलब वही सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट, या जो इकोनॉमिक सिटीजनशिप है वो अलाउ करता है इंडिविजुअल्स को कि वो सिटीजनशिप वहाँ पर खरीद सकते हैं सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन उनकी इकोनॉमी में करके, है ना। कई सारे देश हैं दुनिया में जो इस तरीके के फॉरेनर सिटीजनशिप देते हैं टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे माल्टा, टर्की, मॉन्टेनेग्रो, एंटीगा एंड बारबुडा, डोमिनिका, इजिप्ट। ठीक है, ये इस तरीके के सीबीआई प्रोग्राम्स यहाँ पर भी चलते हैं। इस तरीके के गोल्डन कार्ड प्रोग्राम कह लीजिए आप, मतलब जहाँ पर नागरिकता को खरीदा जा सकता है। अमेरिका में भी इस तरीके की प्लानिंग अभी चल रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है ना। तो यहाँ पर वनवातु का जो प्रोग्राम है उसकी अगर हम बात करें तो जो इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन फर्म ग्लोबल रेसिडेंस इंडेक्स है उसकी वेबसाइट ये कहती है कि वनवातु की जो सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है ये सबसे फास्टेस्ट और मोस्ट सिंपल सिटीजनशिप प्रोग्राम अवेलेबल है। बहुत कम डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगते हैं, और सारे के सारे डॉक्यूमेंट आप डिजिटली प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी अगर आपको वनवातु की नागरिकता लेनी है तो आपको वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप जो भी डॉक्यूमेंट्स ये मांग रहे हैं वो डिजिटली दे सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट जो है वो लगभग 135 से लेकर $155 मिलियन के आसपास है। मतलब आप कह सकते हैं 1.18 करोड़ से लेकर 1.35 करोड़, यानी कि 1,18,00,000 से लेकर 1,35,00,000 के बीच में अगर आपके पास हैं तो आप वनवातु की नागरिकता ले सकते हैं। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह की भी बहुत कम ज़रूरत है, और जो है वो सब ऑनलाइन या डिजिटली डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे यहाँ पर यह कहा गया है कि आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप 4 लोगों के परिवार के लिए भी सिटीजनशिप वहाँ पर खरीद सकते हैं। प्रोसेसिंग टाइम जो है वो एप्लीकेशन फाइल करने के बाद 30 से 60 दिन का है। और यहाँ पर बीबीसी की एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 2019 में जो वहाँ के कंट्री का रेवेन्यू है उसका लगभग 30% के आसपास जो है वो ये पासपोर्ट की सेल से आया है। मतलब वहाँ के आप कह सकते हैं रेवेन्यू का कितना बड़ा हिस्सा जो है वो इस चीज़ से आता है। ठीक, इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो और क्या एडवांटेजेस हैं इस प्रोग्राम के। प्रोसेस काफ़ी आसान है, प्रोसेस में काफ़ी तेज़ी से प्रोसेस हो जाता है, वो तो है ही है। उसके साथ साथ कुछ और भी बेनिफिट्स हैं। 2025 में अगर हम बात करें तो वनवातु का जो पासपोर्ट है वो 113 कंट्री में वीज़ा फ्री एंट्री उसको मिलती है। मतलब अगर आपके पास वनवातु का पासपोर्ट है तो आप 113 देशों में बिना वीज़ा के जा सकते हैं। ठीक है, जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है जो कई सारे मतलब सभी देशों के पासपोर्ट्स की स्ट्रॉन्गनेस को डिटरमाइन करता है, वो बताता है कि वनवातु का पासपोर्ट जो है वो 51st स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड है 199 देशों में से। ठीक है, सऊदी अरेबिया का 57 नंबर पर है,
चाइना जो है वो 59 नंबर पर है और इंडोनेशिया 64 नंबर पर है। इंडिया की रैंक जो है वो 80th है, ठीक है, 80वें नंबर पर है इंडिया। वनवातु का जो पासपोर्ट है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था मार्च 2022 तक, जब यूरोपियन काउंसिल ने टेम्परेरी उसका जो वीज़ा फ्री एक्सेस था यूरोपियन यूनियन में, वो कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से उसको टेम्परेली सस्पेंड किया, है ना, और सस्पेंशन को बाद में जो है वो फरवरी 2023 में परमानेंट कर दिया गया, ठीक है। वनवातु जो है वो फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस एक टैक्स हेवन है। टैक्स हेवन मतलब यहाँ पर टैक्स नहीं है, ठीक है, पर्सनल इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, कैपिटल गेन टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, वेल्थ टैक्स, इस तरीके का कोई भी टैक्स नहीं देना है। हालांकि इनडायरेक्ट टैक्सेस वैट वगैरह जैसे लगते हैं और साथ ही साथ प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस के ऊपर भी टैक्स लगते हैं, लेकिन जो टैक्स के रेट हैं वो बाकी देशों से, खासकर जो साउथ पैसिफिक में देश हैं उनसे बहुत कम है, ठीक है। और जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी काफ़ी लैक्स हैं, मतलब काफ़ी कमज़ोर है, और इसी की वजह से ये टैक्स पर्पसेस के लिए एक स्ट्रेटेजिक जुरिस्डिक्शन बन जाता है। तो एक वेरी पुअर कंट्री है वैसे तो, पर कैपिटा जीडीपी की बात करें तो सिर्फ 3515 है डॉलर्स में, वर्ल्ड बैंक 2023 में ये बताता है। और फाइनेंशियल इंसेंटिव है फॉर टू बी अ टैक्स हेवन, ठीक है, टैक्स हेवन होने का इनको फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलता है। कई सारी जो ऑफशोर फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो इनका बिगेस्ट रेवेन्यू जनरेटर है इस देश के लिए। अब यहाँ पर कुछ कई सारे खासकर ऐसे देशों में जहाँ पर टैक्स हेवन्स वगैरह होते हैं वहाँ पर कुछ स्कैंडल्स तो होते ही हैं, घोटाले होते हैं। तो रिसेंट ईयर्स में वनवातु में भी कई सारे जो करप्शन स्कैंडल्स हैं वो पाए गए, और इस तरीके के आरोप भी लगे कि उसकी जो सिटीजनशिप स्कीम है और जो टैक्स लॉज हैं इसको ग्लोबल क्रिमिनल सिंडिकेट्स के द्वारा यूज़ किया जा रहा है। जो 2000 गोल्डन पासपोर्ट्स हैं जो 2020 में इशू किए गए थे, उनको जब एनालाइज किया गया तो गार्डियन ने यहाँ पर यह रिपोर्ट किया है कि दैट अमंग दोज ग्रांटेड सिटीजनशिप, जिन जिनको सिटीजनशिप दी गई है वो कैसे कैसे लोग हैं देखिएगा। एक सीरिया के बिजनेसमैन हैं जिनके बिजनेस के ऊपर यूएस ने कुछ सैंक्शंस या प्रतिबंध लगाए हुए हैं। एक सस्पेक्टेड नॉर्थ कोरियन पॉलिटिशियन है। इटालियन बिजनेसमैन हैं जिनके ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने वेटिकन में कुछ एक्सटॉर्शन का काम किया। एक फॉर्मर मेंबर ऑफ अ नोटोरियस ऑस्ट्रेलियन मोटरसाइकिल गैंग है। साउथ अफ्रीका ब्रदर्स हैं जिन्होंने लगभग 3.5 बिलियन का क्रिप्टो करेंसी का कुछ घोटाला किया है। तो इस तरीके के लोगों को जो है यहाँ पर ये दी गई है सिटीजनशिप, ठीक है। और यहाँ पर एक्सपर्ट्स हैव वार्न्ड द स्कीम इज़ राइप फॉर एक्सप्लॉयटेशन। एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि ये स्कीम जो है इसका एक्सप्लॉयटेशन तो हो ही सकता है ना, इससे बैकडोर एंट्रीज भी क्रिएट हो सकती हैं फॉर एक्सेस टू यूके और ईयू। और वनवातु का जो टैक्सेशन लॉज है वो इस कंट्री को एक अट्रैक्टिव साइड बनाता है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, कि यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है इस वजह से, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोगों ने इसलिए देखा क्योंकि ये जो मामला सामने आया है उसको लेकर। बट अभी आज की रिसेंट रिपोर्ट ये भी कहती है, मतलब उसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं है, बट कि वनवातु ने ये ऑर्डर दिए हैं कि ललित मोदी का जो वनवातु का पासपोर्ट है उसको कैंसिल कर दिया जाए, ठीक है। तो इसका मतलब इनकी वहाँ की नागरिकता भी जाएगी और इंडिया ने अगर कैंसिल कर दी तो यहाँ की भी जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद वही वाली स्थिति हो जाएगी धोबी के कुत्ते वाली, ठीक है। मतलब अभी के हिसाब से ये सिचुएशन बन रही है, अब आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। चलो फिलहाल यही सारे आर्टिकल्स थे जो हमें डिस्कस करने थे, तो सेशन को हम लोग इतना ही रखते हैं। और जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस साल का प्रीलिम्स दे रहे हैं तो टेस्ट सीरीज़ आप लोग एनरोल कर सकते हैं। इस तरीके की सारी टेस्ट सीरीज़ हमारे पास अवेलेबल है ना। और बाकी आप ऐप को हमारे प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें। अगर प्ले स्टोर पर आपको ऐप नहीं मिलता है तो आप वीडियो मतलब हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर, हम आपको इसका एपी के लिंक दे देंगे। बाकी वीडियोस डाउनलोड करने का फ़ायदा, ऐप डाउनलोड करने का फ़ायदा ये है कि अगर आपने हमारे किसी भी वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप ऐप के थ्रू उन वीडियोज़ को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। बाकी जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप को हमारे इन सेशन से कुछ हेल्प मिल रही है, कुछ नया आप लोग सीख रहे हैं, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा फ़ायदा जो है, मतलब बेनिफिट तो आपको ज़्यादा मिलेगा, हमें थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हो जाएगी। तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरीज़ हैं तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप करंट अफेयर्स ओकुल जो है वो
सर्च करके भी टेलीग्राम में इसको देख सकते हैं और इस QR कोड को स्कैन करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।